चलिए, आज हम एक ऐसे बड़े विचार की कहानी समझते हैं जिसने आज के दुनिया को बनाया है, राष्ट्रवाद। अच्छा, ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? इसकी शुरुआत पता है, किसी जंग या संधि से नहीं, बल्कि एक आर्टिस्ट के देखे हुए एक सपने से होती है। बात है साल 1848 की। फ्रांस के एक कलाकार थे, फ्रेडरिक सोरेओ। उन्होंने सिर्फ कोई पेंटिंग नहीं बनाई, बल्कि अपने एक सपने को कैनवस पर उतार दिया। उन्होंने 4 पेंटिंग्स की एक पूरी सीरीज तैयार की, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां देशों पर राजाओं का नहीं, बल्कि लोगों का राज होगा। मतलब लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की दुनिया। सोडियो की जो पहली पेंटिंग है ना, वो बहुत कुछ कहती है। जरा ध्यान से देखिए। इसमें अलग अलग देशों के लोग हैं, अपने अपने झंडे लिए, एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और नीचे जमीन पर क्या पड़ा है? राजाओं के टूटे हुए ताज। ये इस बात का प्रतीक है कि अब राजशाही खत्म हो रही है। और ऊपर देखिए, आसमान से देवदूत आशीर्वाद दे रहे हैं, मानो कह रहे हों कि दुनिया के सभी देशों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अब ये जो सपना था ना, ये उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था, क्योंकि असलियत, खासकर 18वीं सदी की दुनिया, इससे एकदम अलग थी। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो दुनिया आखिर थी कैसी। राष्ट्रवाद का आइडिया आने से पहले यूरोप का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वो तो बस अलग अलग राज्यों का एक जमघट था, जिन पर ऐसे राजा राज करते थे जिनकी ताकत पर कोई लगाम नहीं थी। और वहां लोग नागरिक नहीं, बल्कि राजा की प्रजा हुआ करते थे। उस पुरानी दुनिया को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, निरंकुश। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा शासन जिस पर किसी का कोई अंकुश या कंट्रोल ही ना हो। सोचकर देखिए, एक ऐसा राजा जो अपनी मर्जी का मालिक है और उसे किसी को भी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। फ्रांस के राजा लुइस ओलिवे बिल्कुल ऐसे ही एक निरंकुश शासक थे। और फिर आया साल 1789, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फ्रांस में क्रांति हुई। इतिहास में ये पहली बार था जब किसी देश के आम लोगों ने मिलकर ये तय किया कि अब कोई राजा नहीं, हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे। राष्ट्रवाद की ये पहली और सबसे बुलंद आवाज थी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि जमीन आसमान का फर्क था। सत्ता एक राजा के हाथ से फिसलकर देश के आम लोगों के हाथ में आ गई। अब लोग राजा की प्रजा नहीं थे, वे देश के नागरिक बन गए थे। देश अब किसी राजा की जमीन नहीं, बल्कि सबकी पितृभूमि था। और इन सारे नए विचारों को पहचान दी एक नए झंडे ने, तिरंगे ने। अब फ्रांस के क्रांतिकारियों ने ये नहीं सोचा कि ये महान विचार सिर्फ अपने तक ही रखें। नहीं, वे तो इसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। और हुआ भी वही। जल्द ही पूरे यूरोप में पढ़े लिखे लोगों ने, स्टूडेंट्स ने इन नए आइडियाज पर बात करने के लिए क्लब बनाने शुरू कर दिए। इसी क्रांति की उथल-पुथल के बीच से एक ऐसा शख्स उभरा जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। एक तरफ तो उसने फ्रांस में लोकतंत्र खत्म कर दिया और खुद को सम्राट बना लिया, लेकिन दूसरी तरफ उसी ने क्रांति के कई नए और आधुनिक विचारों को जोर शोर से आगे बढ़ाया। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन थी उसकी 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। अब भले ही उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया था, पर यह कोड अपने आप में क्रांतिकारी था। क्यों? क्योंकि इसने कानून के सामने सबको बराबर कर दिया। किसी को भी जन्म के आधार पर कोई खास अधिकार नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को ही खत्म कर दिया, जिससे किसानों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तो ये पूरा दौर, मतलब 1789 की क्रांति से लेकर 1815 में नेपोलियन की हार तक, इसने यूरोप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। निरंकुश राजाओं की वो पुरानी दुनिया अब टूट चुकी थी। तो इससे सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि राष्ट्रवाद का उदय कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया थी। इसकी शुरुआत हुई एक सपने से, फिर उसे एक क्रांति से चिंगारी मिली, और फिर एक तानाशाह ने उसे भले ही जबरदस्ती पूरे यूरोप में फैला दिया। और यहीं पर इतिहास हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आज़ादी और बराबरी जैसे महान विचार, उन्हें फैलाया किसने? एक तानाशाह ने। ये हमें सिखाता है कि इतिहास की राह कभी भी सीधी और सरल नहीं होती। बड़े बड़े बदलाव अक्सर बहुत ही उलझे हुए
और विरोधाभासी तरीकों